इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप को बधाई दी है। आज से अमेरिका की नई शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा है, नेतन्याहू ने यह कहा कि ट्रंप को बधाई देते हुए कि आज से अमेरिका की एक नई शुरुआत हुई है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की भाषा को ही आगे बढ़ाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने कहा कि देखिए, ट्रंप को बधाई भी दी और कहा भी कि अब ये अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत है, अमेरिका से रिश्ते और मजबूत होंगे। अपनी एक पुरानी तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने एक्स पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, शेयर की है और उसके साथ लिखा है कि अमेरिका में आज से नई शुरुआत हुई है, अमेरिका के साथ इजराइल के रिश्ते अब और मजबूत होंगे। डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए नेतन्याहू का ये कहना। और देखिए, इसी तरफ जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो भी इशारा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की जो नीति है इजराइल को लेकर, उसी नीति को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें और मजबूती आ सकती है क्योंकि ईरान के जो विरुद्ध नीति है डोनाल्ड ट्रंप की, वो ज़्यादा सख्त है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुमित भी मौजूद हैं। सुमित, पहले हम अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने जो ट्वीट किया उसी की बात करते हैं, फिर वापस आएंगे भारत के साथ क्या जो संबंध है उस पर फर्क पड़ेगा उसकी बात करेंगे। लेकिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि और मजबूत होंगे, ये एक नई शुरुआत है अमेरिका के लिए। तो क्या बदलाव, क्योंकि अमेरिका की कांस्टेंट नीति है इजराइल को लेकर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने से किस तरह से बदल सकते हैं हालात मिडिल ईस्ट के इस समय? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप 4 साल के बाद भले ही आ रहे हो, लेकिन उनकी नीति या फिर आप कह सकते हैं कि अमेरिका की नीति मिडिल ईस्ट को लेकर, खासतौर पर रशिया यूक्रेन को लेकर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि खासतौर पर यूक्रेन और रूस के बीच में जो लगातार युद्ध चल रहा है, करीबन 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके थे कि देखिए, मैं नहीं चाहता ये युद्ध हो। और खासतौर पर वो नाटो के अंदर बड़े रिफॉर्म्स को लेकर भी उसकी बातें कई बार सार्वजनिक मंच पर से कह चुके हैं। तो निश्चित तौर पर नाटो को लेकर, खासतौर पर रशिया यूक्रेन को लेकर उनकी स्थिति या फिर आप कह सकते हैं कि उनके स्ट्रेटजीज में बदलाव आएगा। लेकिन भारत के लिए ये इस लिहाज से भी ठीक रहेगा क्योंकि भारत को ना सिर्फ, अगर आप देखें, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती की बात कर लीजिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर लीजिए, इनको लेकर, इन 2-3 चीजों को लेकर भारत को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा फोकस मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ना सिर्फ रूस और चीन के साथ बेहतर संबंध को लेकर होगा, बल्कि यह भी होगा कि आखिरकार इजराइल को लेकर कैसे अपनी स्थिति को स्पष्ट करना है, कैसे मिडिल ईस्ट की स्थिति को सुधारना है। तो कई चैलेंजेस होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि अभी रूस यूक्रेन को लेकर वो किस तरीके से उस पर एक्ट करते हैं, या फिर खासतौर पर नाटो के अंदर किस तरीके से रिफॉर्म्स की बात जो पहले भी कहते हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। जी हाँ, ये रुख देखने लायक होगा कि किस तरह से इस पूरे मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। मनीष, हमारे दर्शकों के लिए अगर आप इसे ब्रेक डाउन करें, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे कार्यकाल में युद्ध नहीं हुआ, यानी वो ये कह रहे हैं कि देखिए, ये जो हालात बने, जो युद्ध हो रहे हैं, इसके लिए जो पहले की सरकार है वो जिम्मेदार है, उनकी भूमिका को वो सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हम युद्ध शुरू नहीं करेंगे, मेरे कार्यकाल में कोई युद्ध शुरू नहीं होगा, मैं युद्ध खत्म करूंगा। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, देखिए, अमेरिका का अगर आप इतिहास देखें तो चाहे सीनियर बुश हों या फिर जूनियर बुश हों, इन सब के समय पहले इराक वॉर शुरू हुआ, अफगानिस्तान वॉर शुरू हुआ, उसके बाद फिर अगर आप क्लिंटन के समय देखें तो नाटो की अगुवाई में कि जिस तरह से युगोस्लाविया में कोसोवो वाला प्रकरण शुरू हुआ और फिर सर्बिया का इंसिडेंट हुआ, तो हर राष्ट्रपति ने किसी न किसी मुल्क के साथ जंग छेड़ी थी। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जब उनका कार्यकाल था तो उन्होंने किसी भी नए देश के साथ जंग नहीं छेड़ी, बल्कि जो अमेरिका की कार्रवाई हुई थी वो ISIS जैसे आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए हुई थी। तो इसे वो अपनी एक उपलब्धि मानते हैं और इसी बात को वो आगे रखेंगे जब वो राष्ट्रपति बनकर अपनी दूसरी पारी को खेलेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप दिखाने के लिए कि मेरी लेगेसी में अब युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहिए, वो शांति दूत बनकर उस प्रकरण में रूस यूक्रेन में दिखेंगे, जब वो जेलेंस्की को कहेंगे कि अब आप पुतिन के साथ बैठकर बातचीत करिए वरना हम हथियार नहीं देंगे, फिर आप देख लीजिए कि आपका क्या होगा। और इस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध समाप्ति की तरफ बढ़ सकता है अगर पुतिन ने भी डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव पर सकारात्मक संदेश दिया तो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो खबर हम अब दिखा भी रहे हैं कि नेतन्याहू ने बधाई संदेश दिया है। देखिए, जो काम जेलेंस्की से बाइडेन करवा रहे थे, नेतन्याहू से यही काम डोनाल्ड ट्रंप करवाते हुए आपको दिखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का चीन के खिलाफ, ईरान के खिलाफ जो उनकी नीति है वो जग जाहिर है और ऐसी स्थिति में ईरान के खिलाफ वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे और इसी मौके का फ़ायदा नेतन्याहू उठाने की कोशिश करेंगे, वो साफ तौर पर है। लेकिन हाँ, जब हम भारत की बात करते हैं
तो याद करिए 2019 में डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, अहमदाबाद की रैली में गए, दिल्ली में थे, दिल्ली में दंगा हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे कई बार सवाल किया गया, मैं खुद भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप जो पूछना चाहते हैं, जो मेरे मुंह से निगलवाना चाहते हैं, मैं वो नहीं कहने वाला हूँ। तो उन्होंने दिल्ली दंगे के बारे में कुछ नहीं कहा था। वहीं दूसरी तरफ अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में वो H1B वीज़ा को लेकर बोलते बहुत थे, लेकिन कागजी कार्रवाई कोई नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि इंडियन जो यहाँ पर काम कर रहे थे उनको निकाला गया, जबकि अभी पिछले हफ्ते जहाज़ों में भर भर कर यहाँ से इंडियन को वापस भेजा गया। तो ये बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में अंतर है कि डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर अगर देखें तो ज़्यादा बेहतर साबित हुए हैं उस मामले में, जबकि बाइडन या कमला हैरिस इस मामले में वो सातिराना व्यवहार करती रही हैं भारत के खिलाफ। जी हाँ, लेकिन साथ ही ये भी बहुत अहमियत रखता है कि डोनाल्ड ट्रंप का फोकस टैरिफ्स बढ़ाने पर, टैक्सेस बढ़ाने पर, ट्रेड पर बहुत ज़्यादा है। तो उसमें कैसे प्रभावित हो गए भारत और अमेरिका के संबंध? क्या वो फायदेमंद है भारत के लिए, या उससे भारत को अब थोड़ा और ट्वीक करना पड़ेगा अपने संबंधों को अमेरिका के साथ?